नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुषमा गुप्ता। बता दें कि हाल ही में अभी हरियाणा साहित्य अकादमी की प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई थी, जिसमें डॉक्टर सुषमा गुप्ता को उनकी श्रेष्ठतम कहानी के लिए कैसे कैसे दर्द के लिए पहला पुरस्कार है वो उन्हें दिया गया है। तो मैम को लेखन के क्षेत्र में वैसे तो विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनसे उनको सम्मान मिलता रहा है। तो मैम से ही जानेंगे कि आखिर क्या था इस कहानी में, कि किस तरीके की जो कहानी थी उन्होंने लिखी थी जिसके लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। नमस्कार। तो मैम सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। पायनियर के सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और मेरे बारे में जितना मुझे लेखन से ही रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि मैंने वैसे तो मैं बचपन से ही लिखती आ रही हूँ, पर पिछले 4-5 साल से मैं अब लगातार लेखन में हूँ और अपनी कहानियाँ कविताएं मैं अलग अलग पत्रिकाओं में और उसमें भेजती रहती हूँ। मेरा एक कहानी संग्रह अभी हाल ही में आया है, तुम्हारी पीठ पर लिखा मेरा नाम, और 3 साल पहले मेरा एक कविता संग्रह भी आया है, उम्मीद का एक टुकड़ा। ये कहानी जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो साहित्य अकादमी से इस पुरस्कृत हुई है, 2018 का ये मिला है मुझे प्रथम पुरस्कार उसका। ये कहानी 1984 के सिख दंगों पर आधारित है और ये एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके सामने उसके घर वालों का कत्ल किया जाता है, बहन के साथ बलात्कार किया जाता है और उस वक्त उसकी उम्र कोई 7-8 साल होती है। वो उसके बाद 15-20 साल स्ट्रगल करता रहता है सरवाइव करने का। हर कोई उसको बोलता रहता है कि तुम बहुत लकी हो कि बच गए और बड़ा सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारी जान बच गई, पर दरअसल वो सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली होता है क्योंकि वो सब कुछ बार बार उसकी आंखों के आगे वही सब बार बार आता रहता है और अल्टीमेटली वो 15-20 साल की स्ट्रगल के बाद सुसाइड कर लेता है। तो ये कहानी उसी दर्द के, उसी तकलीफ के बारे में है और यही उसका टाइटल है, कैसे कैसे दर्द। तो मैम आपका इस कहानी लिखती हैं आप, तो इस तरफ आपका ध्यान कैसे गया? क्या आपने सोचा कि इसी क्षेत्र में आपको जाना है? लिखने का शौक मुझको बचपन से है। जैसे हम कोई भी क्रिएटिव आर्ट लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप पैदा ही उस टैलेंट के साथ होते हैं, बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, बॉर्न राइटर होते हैं। वो क्रिएटिविटी आप लेकर ही पैदा होते हैं। आप उसको पॉलिश कर सकते हैं पर आप किसी को देख के राइटर या आर्टिस्ट नहीं बन सकते हैं। तो मैं बहुत बहुत छोटे होते शायद 2-2, 3-3 लाइन्स लिखा करती थी। स्कूल में भी पार्टिसिपेट करती थी, कॉलेज में भी था। फिर उसके बाद मैं अपनी स्टडीज़ में जैसे MBA LLB और इन सब में बिज़ी हो गई, फिर लेक्चरशिप में चली गई, पढ़ाने में ज़्यादा वो रही, तो इसने बैक स्टेज ले लिया। मैं डायरी हमेशा से लिखती रही हूँ, लेकिन ये नहीं मैंने कभी सोचा था कि मैं एज ए प्रोफेशनल राइटर इस तरह से कभी आगे आऊँगी। पर कुछ चीज़ों ने 2015 के बाद ऐसा टर्न किया कि अपने आप ये सब शुरू होता चला गया। तो कैसे कैसे दर्द के लिए आपको सम्मानित किया गया है, तो क्या आपको लगता था कि ये कहानी आपको यहाँ तक पहुँचा पाएगी? नहीं, ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था। हम किसी इवेंट में मैं थी तो वहाँ पर इसी तरह बात चल रही थी कि अकादमी की इस तरह से एक हर साल प्रतियोगिता होती है और वहाँ पर इस तरह अपनी एंट्रीज भेज सकते हैं। तो वहाँ बैठे बैठे मैंने पूछा कि इसका फॉर्म कैसे अवेलेबल होगा, और यूं ही फ्लूक में होता है ना, ये फॉर्म लिया और उन दिनों मैंने ये कहानी लिखी थी और बस भेज दी। और अब 2018 का आप देखिए 2020 में आ रहा है, तो होता है कुछ महीने तो इंसान को क्यूरियोसिटी रहती है कि शायद कुछ रिजल्ट आएगा। फिर तो भूल ही पड़ गई। ऐसा लगा कि अकादमी का पता नहीं कैसा काम करने का तरीका, कब होगा क्या होगा, बिल्कुल मैं भूल चुकी थी। और ये बस ऐसे ही भेज दी थी कि बस बातों बातों में कि अच्छा अकादमी से कुछ इस तरह का प्रतियोगिता भी होता है। तो उस समय आप क्या महसूस कर पा रही थी जब आपको पता चला था कि आपको इस कहानी के लिए प्रथम जो पुरस्कार है? मुझे एक्चुअली ये परसों अनाउंस हुए अवार्ड और शाम को मेरे पास व्हाट्सएप आया एक दीदी का। उन्होंने तो 2 मिनट तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा कि मैं ये पढ़ क्या रही हूँ। बेसिकली एक्चुअली मुझे कनेक्ट ही नहीं होता ना, एकदम से एक्सपेक्टेड हो तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि भाई रिजल्ट आने वाला था, सडन 2 साल बाद कोई रिजल्ट आ रहा है तो आप उसको 2-2 बार पढ़ते हो कि ये है क्या चीज़। तो देन आई रियलाइज तो अब तक आप कितनी कहानियां लिख चुकी हैं जिनको प्रकाशित भी किया जा चुका है? मेरा कहानी संग्रह जो आया है 15 कहानियां तो उसी में है। उसके अलावा देश की लगभग सभी बड़ी साहित्यिक पत्रिकाएं, हंस, कथा देश, पाखी, कादम्बनी, नया ज्ञानोदय, इन सब में मेरी कहानियां आ चुकी हैं। तो मुझे हिंदी चेतना, हरिगंधा जो अकादमी की अपनी पत्रिका है उसमें भी,
तो ठीक ठीक तो काउंटिंग याद नहीं होगी मुझे, शायद 30 एक कहानियाँ तो मेरी प्रकाशित हो चुकी हैं। मैम आजकल जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा इंग्लिश की तरफ दौड़ती है, तो उस बारे में क्या कहना है कि कैसे हिंदी भी आज के टाइम में अपना एक महत्व रखती है, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इंग्लिश की तरफ तो इसलिए दौड़ती है ना, इसमें हमारा बहुत ज़्यादा जो तंत्र है पूरा का पूरा, चाहे सरकारी तंत्र है, चाहे प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं या जॉब है, वो सब कुछ इंग्लिश बेस्ड हो गया है। तो बच्चा भी क्या करेगा, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो इंग्लिश में फ्लुएंसी लाए, और इसलिए उसका ध्यान हिंदी से बिल्कुल हट ही गया है। पर अब धीरे धीरे सब जागरूक हो रहे हैं, इंग्लिश सीखना ज़रूरी है क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम उस पर बेस्ड हो चुका है, पर उसके साथ साथ हिंदी पे भी थोड़ा सा कमांड अगर बच्चे रखें तो अच्छा ही है। आजकल हिंदी साहित्य फिर से पॉपुलर होने लग गया क्योंकि मेन स्ट्रीम के बहुत सारे स्टार्स हिंदी अपना रहे हैं। जैसे हमारे आशुतोष राणा जी हैं, फिल्म स्टार हैं, उनकी हिंदी बहुत कमाल है और उनकी भी 2 किताबें आ चुकी हैं, और अपने कुमार विश्वास जी ने भी हिंदी को पॉपुलर किया ही है। बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं जो मेन स्ट्रीम में अब हिंदी को अपना रहे हैं, तो उनको भी यूथ फॉलो करता है। और जैसे हमारा जो अब हिंदी में बहुत सारे लड़के लड़कियां नई उम्र के आ रहे हैं जो राइटर्स हैं, जो बेसिकली हिंदी पट्टी के भी नहीं हैं, वो MBA करके, इंजीनियरिंग करके और लॉ करके या बड़ी बड़ी कंपनीज़ में वो काम कर रहे हैं और हिंदी में उपन्यास और कहानियाँ लिख रहे हैं। तो उनको देख के भी यूथ प्रभावित हो रहा है और पॉपुलैरिटी धीरे धीरे हिंदी साहित्य की भी बढ़ रही है। बस फ़र्क इतना है कि थोड़ा ये देखने की ज़रूरत है कि जैसे हर 100 साल में, 50 साल में भाषा का रूप बदलता ही बदलता है। अगर आप 100 साल पहले वाली क्लिष्ट हिंदी अभी लिखेंगे तो यूथ उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि अभी जो आप भाषा लिखें वो ऐसी भाषा हो जो यूथ के आम बोलचाल की भाषा हो, तो वो उससे जल्दी प्रभावित भी होगा, कनेक्ट भी होगा और उसको पढ़ेगा भी। तो अभी आगे आप क्या लिखने वाली हैं? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि मैं आगे ऐसा क्या लिखने वाली हूँ कि मेरे साथ ये है कि मैं पढ़ने पर ज़्यादा कंसंट्रेट कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेते लेते और पढ़ाते पढ़ाते मेरा लिटरेचर कहीं पीछे छूट गया। तो मुझे ऐसा है कि मैंने कुछ सालों का टारगेट अपने को दिया है कि मैं हिंदी साहित्य से लेकर वर्ल्ड लिटरेचर में जितना भी अभी पढ़ पाऊँ ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कंसंट्रेट करूँ, और अगर इस दौरान कुछ कहानियाँ लिखती गई तो भेजती जाऊँगी साथ साथ। अभी पर्टिकुलरली मैंने ऐसा कुछ नहीं माइंड फ्रेम किया कि मुझे नेक्स्ट क्या लिखना है। तो अभी लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि हिंदी का भी अपना एक महत्व है, उसको पीछे ना छोड़े, तो क्या कहना चाहेंगे आप हमें? मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी कि सारी भाषाएं सीखिए, बहुत अच्छा है, जितना जानेंगे उतना अच्छा है। पर हम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं, हमको अपनी भाषा पर भी उतना ही हमारा वो होना चाहिए, पढ़ना, लिखना, समझना। हिंदी की तरफ भी थोड़ा मुड़िए, और जितना भी हम एकेडमिक में पढ़ते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है, ज्ञान हमें, साहित्य किताबें, लिटरेचर हमें, नॉलेज हमें वहाँ से मिलती है। तो मैं यूथ को कहना चाहूँगी कि एकेडमिक पे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर थोड़ा थोड़ा लिटरेचर की तरफ भी शिफ्ट कीजिए। अपनी हिंदी साहित्य भी पढ़िए, बहुत सुंदर उसमें लिखा गया है और लिखा जा रहा है, और विदेशी साहित्य में तो एक से कृतियाँ हैं ही। आपका विजन ब्रॉड होगा, बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे और सोच समझ के दायरे में बहुत फ़र्क पड़ेगा उससे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना और मिले डॉक्टर सुषमा गुप्ता से, उन्होंने भी यही कहा, 1000 भाषाएं सीखिए मगर हिंदी का भी अपना जो एक महत्व होता है उसमें भी अपना जो हिंदी को कभी पीछे नहीं छोड़ना है। तो अभी मैम से आप मिले और जाना कि उन्हें जो पुरस्कार दिया गया है कैसे कैसे दर्द के लिए। थैंक यू सो मच।